भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहला मेंबर बनाकर इस अभियान की शुरुआत की। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 8 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने कर, और अगर आप पिछले कल तक का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। आज से 6 साल पहले जब सदस्यता अभियान हुआ था तब 18 करोड़ सदस्य बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व के कारण आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता में रहने वाली, सरकार चला के सेवा करने वाला राजनीतिक दल है। सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, महापौर, जिला परिषद, बीडीसी प्रधान भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 5 वर्षों में लगातार जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की आंकड़े आते हैं तो 5 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए। ये पूरे देश के लिए मान सम्मान की बात है। लेकिन अब हमने संकल्प ये रखा है सदस्यता अभियान में कि जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नया रिकॉर्ड बनाएगी सदस्यता करके पूरे देश भर का आंकड़ा, वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछली बार सदस्यता अभियान में 8,54,000 हमारे सदस्य बने, लेकिन इस बार हमने 16 लाख का टारगेट रखा है। चक्षु जी 16 लाख ही है ना जी, 16 लाख का टारगेट रखा है और 16 लाख का टारगेट हम लोग जल्द पूरा करने वाले हैं। प्रसन्नता इस बात की कि धर्मशाला का आज हमने जो सदस्यता अभियान किया उसमें 4500 से ज्यादा सदस्य हमने मात्र इन पिछले 10-11 दिनों में बनाए हैं। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, जैसे सुधीर जी ने 550 के लगभग बना दिए, प्रेरणा जी ने 450 के लगभग बना दिए। ऐसे हमारे और कई कार्यकर्ता जिन्होंने 100 से ऊपर सदस्य मात्र 10 दिनों में बनाए। हम लोग डोर टू डोर और बूथ टू बूथ ये अभियान को लेकर चल रहे हैं। हमारे जो त्रिदेव हैं, पन्ना प्रमुख हैं, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी टारगेट है। तो साथ ही साथ हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि बीडीसी, जिला परिषद और बाकी जो चुने हुए प्रतिनिधि, इनके लिए भी एक अच्छा आंकड़ा ये करें, उसके लिए इनको प्रेरित किया गया है। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ें, जहाँ एक और डॉक्टर, प्रोफेशनल इंजीनियर, ये सब लोग जुड़ें। तो वहीं जो स्किल्ड वर्कर है, जो हुनर के माध्यम से अपनी कमाई करता है, ऐसे लोगों को जोड़ने का भी, तो समाज के सभी वर्गों को जोड़ेंगे और सदस्यता अभियान को बल देंगे। मुझे खुशी है कि सामान्य कार्यकर्ता आज इसको केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक पर्व के रूप में ले रहा है। ये सदस्यता अभियान नहीं, ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है, त्योहार की तरह है, मेले की तरह है। और आप देखिए कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। चारों की चारों लोकसभा सीटें जीतने के बाद अब हम सदस्यता अभियान को और बल देना चाहते हैं। सदस्यता पे मुझे इतना ही बोलना है, आपको कुछ क्या ऐड करना तो बताइए। अगर आज के कार्यक्रम भी मुझे लगता है एक प्रेस नोट भी आपको अलग से आ जाएगा, लेकिन जो पार्टी के हमारे वो कार्यकर्ता
जिन्होंने जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, दीपक से लेकर कमल के फूल तक, ये जो लंबी यात्रा पार्टी के साथ की है, अभी हमने उनको इस कार्यक्रम में सदस्यता का नवीनीकरण उनका किया है, उनको वापस सदस्य बनाया है। और मैं देख रहा था उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जहां एक और आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं उनके चेहरे पे खुशी थी कि जो बीज उन्होंने कई वर्ष पहले बोया था, आज वो एक वट वृक्ष बनकर खड़ा हुआ है। 2 सीटों वाली पार्टी कहां 303 सीटें तक पहुंची, 3 बार लगातार सत्ता में आने का केंद्र में काम किया है, भारत को 11वें नंबर से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। और अब तीसरे कार्यकाल में मोदी जी देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, ये भी होने वाला है। तो ये जो कार्यकर्ता में एक संतुष्टि है, एक उत्साह और ऊर्जा का कारण जो क्या है, वो ये है कि हमने केवल सरकारें नहीं चुनी, हमने कोविड के समय सेवा के नए आयाम स्थापित किए, स्वच्छता को भी सेवा के रूप में लेते हैं, और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे भी हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। 31 अक्टूबर को, यानी कि आप देखिए कैसे कैसे चलता है ये, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस, सेवा पखवाड़ा। फिर 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलता है, स्वच्छता ही सेवा, काफ़ी दिन तक चलेगा। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती आएगी, तो एकता दौड़ करके हम लोग देश को एकजुट करने का, एकीकरण करने का काम करते हैं। और अटल जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को आता है, तो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम उसको मनाते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो? सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं साथ में हरियाणा में, तो किस तरह की तैयारी है और आने वाले समय में वहाँ? प्रवीण जी, मुझे जम्मू कश्मीर में जाने का भी अवसर मिला। किश्तवाड़, पाडर, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू साउथ, आरएसपुरा, सब जगह जाके मैंने रैलीज भी की, अभियान किया। 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये वैसा ही विश्वास जैसा अटल जी पर था, वैसा नरेंद्र मोदी जी पर है कि जम्मू कश्मीर की भलाई कोई कर सकता है, तो जैसे अटल जी ने की वैसे मोदी जी कर रहे हैं। धारा 370 हटा दी, आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी ले आए, IIT, IIM, IIMC, IIIT, 2 एम्स, 8 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, सैकड़ों किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे बनाए, रेलवे लाइन बना दी। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है, चिनाब नदी पर हमने बनाया रेलवे लाइन का। संस्कार वैली लेह में जहां एक और हम लोग अलग काम कर रहे हैं, तो वहीं पर कश्मीर को जोड़ने के लिए और पूरे इलाके को जोड़ने के लिए जिस तरह की टनल, हम जोजिला टनल बना रहे हैं, वो अपने आप में कई घंटों के रास्ते को कुछ घंटों के रास्ते तक कर देंगे। ये अपने आप में क्रांति है। दूसरा, अलगाववाद, आतंकवाद और पथरावबाजी, इस पे हमने कमी लाई। पथरावबाजी शून्य हो गई, आतंकवादी अलगाववादी घटनाओं पे 70% की कमी है, निवेश 25,000 करोड़ का आया, 75,000 करोड़ का पाइपलाइन में है, और रिकॉर्ड टूरिस्ट पिछले साल आए हैं। हर साल ये आंकड़ा टूटता जा रहा है, एक बार नया आंकड़ा बनता आ रहा है। और हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी लगातार 3 साल जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन भी किया। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति, खुशहाली और विकास के लिए वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देश में जहां विकास हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी हिमाचल आर्थिक मंदी की ओर जो है बढ़ रहा है, क्या है? देखिए, 2021 में लगभग 61,000 करोड़ रुपए के कर्जे से, यानी कि मार्च 2021 में 61,000 करोड़ का कर्जा था, आज आप 95,000 करोड़ के कर्जे पे।
आप कल्पना कीजिए कि जितना 75 साल में कर्जा लिया गया उसका 50% कर्जा केवल 1.5 साल में ले लिया। क्या स्थिति होगी हिमाचल प्रदेश की? ये आर्थिक कुप्रबंधन जो है ये उस और इशारा कर रहे हैं कि संभले नहीं तो हिमाचल को ले डूबेंगे। जो हिमाचल कभी मॉडल स्टेट के रूप में आती थी, कभी डायमंड स्टेट अवार्ड्स हमारे प्रदेश को इतने मिलते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, आज वो स्थिति हो गई है कि आर्थिक कुप्रबंधन के कारण दिवालियेपन की और हिमाचल प्रदेश अग्रसर है। मुझे कहते हुए इस बात की शर्म आती है, लेकिन कहना पड़ता, क्या करें साहब, जगाना पड़ेगा। कर्मचारियों पेंशनर्स को 5-5, 7-7 दिन इंतजार करना पड़े, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा के केंद्र बनाने के लिए पैसे नहीं, महिलाओं को किए गए वायदे पूरे करने के पैसे नहीं, युवाओं से वायदे किए गए पूरे करने के पैसे नहीं, तो पैसे है कहां? और सबसे खराब बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का यह था कि पिछली सरकार ने स्कूल, शिक्षा केंद्र ये सब खोल दिए, उसके कारण मैं आज तनख्वाह नहीं दे पा रहा। अरे भाई, तो सरकारें काहे के लिए हैं? अगर सरकार स्कूल नहीं खोलेगी, शिक्षा केंद्र नहीं खोलेगी, सड़कें नहीं बनाएगी, अस्पताल नहीं बनाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी, तो सरकार करेगी क्या? जरा उस बयान को निकाल के दिखाइए जनता को। आप अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और पे फोड़ेंगे। 30,000 रुपये पे किसी की अपॉइंटमेंट होती है और उस राजनीतिक अपॉइंटमेंट को आप 30,000 से बढ़ा के 1,30,000 रुपये दे देते हो, बड़ी गाड़ियां दे देते हो, TAD अलग देते हो, करोड़ों रुपए आपके घरों के फर्निशिंग पे लोगों के खर्च हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी यहां पर आज भी अपने अधिकारियों के लिए तरस रहा है। और जो केंद्र से पैसा आया आपदा प्रबंधन के लिए, आप उसको खर्च नहीं कर पाए। हमने रिकॉर्ड घर दिलाए, 12,000 घर मात्र 1 साल के अंदर। आपदा के समय मैं 3 बार गिरिराज सिंह जी से मिला और हर बार मैंने उसकी घोषणा की कि कितने मकान हमने हिमाचल प्रदेश को दिलाए, लेकिन उसमें भाई भतीजावाद ये लोग करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की? हमने केंद्र से पैसा दिलाया आपदा प्रबंधन के लिए, यहां पे भाई भतीजावाद, तरपाल तक देने के लिए यहां पर उस पर राजनीति की गई। क्या इस तरह से सरकारें चलेंगी? लेकिन सर, सुक्खू जी का आरोप यह है कि केंद्र उनको पूरी मदद नहीं करता है। अरे भाई, आरोप तो हवा में जितने मर्जी लगाते जाओ। क्या 142 करोड़ रुपया वापस गया बगैर खर्च किए कि नहीं गया? कितनी योजनाओं में ये पैसा नहीं खर्च कर पाए। अभी तो इनके मंत्री देखिए, IPH मंत्री, PWD मंत्री, बाकी जो केंद्र से पैसा आता है वैसे उस दिन तो ट्वीट करते हैं, क्योंकि पता राज्य के पास पैसा तो है नहीं, तब तो फोटो खिंचवाएंगे, धन्यवाद करेंगे, लेकिन जैसे पैसा मिल गया तो फिर केंद्र की सरकार को बदनाम करेंगे। यही तो राजनीति हो गई। अपना है नहीं, जो मिलता उसके लिए शुक्रिया करना नहीं। सर, क्या लगता है जिस तरह के हालात हिमाचल में बने हैं, आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रहेगी? क्योंकि पहली बार हुआ कि पूरे देश ने देखा कि हिमाचल जो है वो बुरी स्थिति से, बुरे दौर से गुजर। मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ इस सरकार को विचार करना चाहिए कि इनको लगता है इनके बस का नहीं है और इनकी बस हो गई 18 महीनों में, तो कम से कम राज्य को बख्श दे। इतना कर्ज और चढ़ा करना जाए कि कोई और भी ना चला पाए। आप नहीं चला पा रहे तो आप छोड़ दीजिए। सर,
हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी पिछले करीब एक सप्ताह के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी है, क्या कहना चाहेंगे? सैकड़ों ने ली भी है। चुनाव के समय में रहा है सर ये मामला? मैं यही कह रहा हूँ, सैकड़ों ने ली भी है तो सैकड़ों ने छोड़ी भी होगी। चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए, जब आप 10 साल सत्ता में रहते हैं और फिर आने की आपकी तैयारी होती है तो बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है टिकट पाने की। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाता, कईयों को, कई सिटिंग विधायकों की कटती है, कईयों के जो इच्छाएं होती हैं उनको नहीं मिल पाती तो छोड़ते हैं। ये हर चुनाव में होता है। हिमाचल में जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, खासतौर पर आपने भी यहाँ धर्मशाला में घोषणा की थी, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनना था और यूनिटी मॉल यहाँ पर बनना है, जिसकी सैकड़ों करोड़ रुपए जो वो यहाँ के लिए सेंक्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उनका काम जो है वो पिछले लंबे समय से बिल्कुल रोक कर रखा हुआ है, क्या मंशा है? देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित देखने चाहिए, और दलगत राजनीति के कारण कई प्रोजेक्ट विलंब हुए, जिनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है। जमीन बहुत पहले मिल गई थी। फॉरेस्ट क्लियरेंस करने में कांग्रेस की पूर्व की सरकारों ने बहुत विलंब किया। फिर उसके बाद पैसा जमा कराने में 4-4 साल विलंब किया। जो 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था धर्मशाला देहरा के लिए, मैं जब केंद्रीय वित्त मंत्री था, वित्त राज्य मंत्री था, तो उस समय यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके 250 करोड़ से बढ़ाकर हमने उसको 500 करोड़ रुपये करवा दिया था, ताकि किसी कैंपस को कोई किसी तरह की कमी ना आए। हमने तो पैसे बढ़ाए उसके। अब उसके बाद जैसे देहरा की पहले पैसे जमा नहीं कराए, अब धर्मशाला के पैसे जमा नहीं कराते, अब तो ये तो राज्य की सरकार को करवाने हैं। इसी तरह से जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिखित रूप में दिया था कि ये ज़मीन 27 एकड़ हमें चाहिए, आप वो दे देंगे तो हम बना देंगे, लेकिन वो भी पिछले 1-1.5 साल से नहीं मिल पाई। तो केंद्र तो अब इतने, फिर कोई और राज्य लाइन में लगे होते हैं, अगर ये नहीं दे पाएंगे ज़मीन तो फिर वो कहीं ना कहीं और जाएंगे। वो तो लिखित रूप में उनका आया हुआ है। और हमने उस समय, मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें भी अगर आप देखें तो पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, उनको दिक्कत आती है। तो अगर ये नया सेंटर बनता है और बड़ा सेंटर बनता है तो जो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नीचे हो सकती है और नया सेंटर बाद में ऊपर बन सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। सर, जम्मू कश्मीर इस बार में जो है आतंकवादी घटना में 2 जवान शहीद हुए, उसको लेकर जितनी निंदा की जाए इस आतंकवादी हमलों की उतनी कम है। और लगातार हमारे सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम करने का प्रयास किया है। जो आतंकवादी आम जनमानस की हत्या की दृष्टि से आते हैं, आतंक पैदा करने आते हैं, उनको लगातार मार गिराने का काम भी किया। लेकिन इसी में हमारे 2 जवान शहीद हुए, उनका हमें बहुत दुख भी, अफसोस भी है। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित भी है, आंतरिक और बाहरी ऐसे आतंकवादियों और नक्सलवादियों से। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यदि हिंदू जो है एकजुट रहे तो कोई भी श्वेत व्यक्ति या मुगल जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, अगर आप देखेंगे अमेरिका में राहुल गांधी जी के मेंटोर अंकल सैम से, यानी कि सैम पेट्रोडा से सवाल पूछा गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज़ क्या राहुल गांधी जी वहां पर उठाएंगे, तो उनका कैमरा ही छीन लिया गया, फोन छीन लिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर प्रताड़ना होती रही, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला। और मैंने संसद में खड़े होकर भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष गाजा की बात तो करते हैं राहुल गांधी,
लेकिन ढाका की बात नहीं करते। गाजा याद आता है, ढाका में हिंदुओं पर होते कत्लेआम नजर नहीं आते। ये जो सोच है, ये यही कारण है कि इसके कारण कई मुसीबतें हैं देश और अन्य हिस्सों में देश के अलग अलग हिस्सों में खड़ी होती नजर आ रही है। आज शिमला और मंडी का उदाहरण देख लीजिए, ऐसे अनेक आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये कांग्रेस के ही चुने हुए प्रतिनिधि ने कहा कि 190 से 1900 कैसे हो गए और रोहिंग्या मुसलमान कैसे वहां पर आए। कानून व्यवस्था कहां है? अगर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं, ये सारी बातें कांग्रेस सरकार के मंत्री ने कही। भाजपा वाले कहते तो शायद आप लोग बवाल खड़ा कर देते। अब ये सच तो निकला कहीं ना कहीं से कांग्रेस की सरकार से। अब कांग्रेस का इकोसिस्टम जो सारा उस बेचारे नेता के ऊपर आकर खड़ा हो गया। उस दिन के बाद तो बोले नहीं बोले, उसके बाद तो बातचीत हुई नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। और इन परिस्थितियों पे सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में क्यों असफल रही। आप इलीगल ढांचे के खिलाफ तो काम नहीं कर पाए, उसको ढाने का काम तो किया नहीं, लेकिन हिंदू संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन किया तो उस पर लाठी भी चलाई, पानी की बौछार भी चलाई, और उनको प्रताड़ित कईयों की तो टांगे तोड़ने तक का काम किया। राजू, हमारे एक वरिष्ठ वहां पे एक व्यक्ति की फोटो चल रही थी हिंदू नेता की, तो देखिए उसकी बेचारे की टांग तोड़ी, पुलिस वाले खड़े, उनको एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचाया गया। ऐसे कई और लोग जिनके ऊपर किसी का सिर पे चोट लगी, किसी के पांव पे, किसी के पीठ पे, तो ये तो प्रदेश की हालत कर दी है। कानून व्यवस्था भी चरमरा गई और अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई ही है हिमाचल की। सर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जो है एक बार फिर धारा 370 को जो है बहाल करने की बात कही है और कहा है कि ये जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन इसे बताया है, तो इसको लिखिए। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी से है कि उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा कि धारा 370 को वापस लाएंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी, माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जवाब दें, क्या वो धारा 370 को वापस लाना चाहते हैं? क्या वो वाल्मीकि समुदाय हो, SC ST हो, गुज्जर बकरवाल, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हमारे शरणार्थी, वेस्टर्न पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, क्या इन सब के जो अधिकार मिले इनको आपको वापस छीनना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं? क्या श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर PSA को हटाने का, पीपल सेफ्टी एक्ट को हटाने के लिए क्या दोनों सहमत हैं? जो फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, उससे नशे बेचने वाले छूट जाएंगे, पत्थर करने वाले छूट जाएंगे, आतंकवादी छूट जाएंगे, अलगाववादी छूट जाएंगे, और ये फिर जम्मू कश्मीर में आफत लेकर आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आफत पार्टी है, ये आफत लाते हैं जब भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी राहत लाती है। हमने धारा 370 हटाई, शांति, खुशहाली, भाईचारा लाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी जो कहते हैं, वो तो कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब एक नहीं दो सीटों पर लड़ रहे हैं क्योंकि हारने की स्थिति खड़ी हो गई है, और एक नहीं दो से ही हारने की स्थिति खड़ी हो गई। लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारेंगे। प्रधानमंत्री जी, आज पहले चरण जो 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके भाजपा के महाअभियान चुनाव प्रचार की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
और जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर विश्वास किसी व्यक्ति पर आया है, किसी नेता पर, तो नरेंद्र मोदी जी पर। और मोदी जी ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया। धारा 370 भी हटाई, उनको आरक्षण भी दिया, उनको सुविधाएं भी दी, और जिनके हाथ में पत्थर था उनको आज लैपटॉप और उनके हाथ में कलम से लेके हुनर देने का काम किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग अगर आशा किसी में रखते हैं, उम्मीद किसी से है, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल की दीवारों ने उनकी हिम्मत जो है वो 100 गुना बढ़ा दी है। मुझे लगता है कुछ लोगों की समय के साथ साथ नैतिकता भी खत्म हो गई। जो राजनीति में आने से पहले नैतिकता की दुहाई देते थे, आज नैतिकता 1% भी उनमें नहीं बची। अरे कोई आजादी की जंग जीत कर नहीं आए। भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी शराब घोटाले के मामले में, जेल से बेल पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। उनको दोष मुक्त नहीं किया है, मुकदमा उन पे चलेगा, पर्याप्त सबूत है। शराब घोटाले के किंगपिन श्रीमान अरविंद केजरीवाल हैं। अगर कुछ दिनों के लिए बाहर भी आए, जो दिवाली के समय पटाखे नहीं फूटते दिल्ली में, उस पे बैन होता है। एक भ्रष्टाचारी के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी पटाखे चलाती है। अरे भ्रष्टाचार पर जेल जाने के बाद खुशी मनाई जाए। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे और कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 24 घंटे के अंदर बोलेंगे। आज श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में आ गए। ना वो अपने सचिवालय जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं, ना कोई निर्णय ले सकते हैं। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो ना फाइल साइन कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकता है, ना सचिवालय जा सकता है। और यह भी कहा गया कि शराब घोटाले के जुड़े हुए लोगों के साथ वो नहीं मिलेंगे, उन पर दबाव नहीं बनाएंगे और उस पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल वही करेंगे जो आज तक करते आए, झूठ बोलेंगे। पहले भी झूठे आरोप लगाते रहे। अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, विक्रम मजीठिया जी, ऐसे ना जाने कितने लोगों से इन्होंने अब तक आरोप लगा के माफी मांगी हाथ जोड़ के, और अब फिर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, सीमेंट के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। जो 22 के बाद बात करें तो हर 20-25 दिन के बाद सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, सुक्खू सरकार में सुख कैसे मिलता है। आते ही सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम 2 बार बढ़ा दिए जाते हैं। सीमेंट के दाम तो अब तो गिनना बंद हो गए हम लोग, कितनी बार बढ़ गए। 15 रुपये बोरी तो अभी बढ़ गई। इसी तरह से ही बिजली का सेस, चाहे वो दूध सेस के नाम पे हो, पर्यावरण सेस के नाम पर हो, ऐसे अनेकों बोझ जो है वो उन्होंने जनता के ऊपर डाल दिए। खड्डें बाकियों की बंद करा दी, लेकिन करीबियों की जारी है। रेता बालू के दाम, बजरी के दाम आसमान छूने लगे, घर बनाना मुश्किल हो गया। वहां वो दाम बढ़ा दिए, यहां सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। सरकार खुद कुछ करती नहीं, कुछ बनाती नहीं, लेकिन अगर जनता कुछ बनाना चाहे तो उसके पूरे रास्ते बंद कर दिए। खड्डे बंद, सीमेंट के दाम बढ़ गए। सीमेंट के इतने प्लांट हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सीमेंट हिमाचल में पंजाब से ज़्यादा महंगा है, बाकी राज्यों से ज़्यादा महंगा है।